ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदम मंत्रमूलं गुरोवाक्यम मोक्षमूलं गुरोकृपा वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। मैं भूपेंद्र मणि त्रिपाठी आज के इस लाइव सेशन विजयी भव 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के सेशन का विषय है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए हमारी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। विशेष करके जो छात्र छात्राएं इस वर्ष AIPGET और दूसरी परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनकी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में दिनचर्या का अहम स्थान है? क्या आपके सफल होने में, न केवल परीक्षाओं में वरन पूरे जीवन में सफलता के लिए दिनचर्या का महत्व है? अगर है तो हमें किस तरह की दिनचर्या रखनी चाहिए जिससे हमारे अध्ययन का समय बढ़े, हमारे अध्ययन की गुणवत्ता बढ़े, हमारे काम की गुणवत्ता बढ़े, हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ें, जिससे कि हम न केवल अपने जीवन में आने वाली कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में बल्कि सार्वभौमिक रूप से सफल बन सकें। तो आज के इस लाइव सेशन में कि रिकमेंडेड डेली रूटीन फॉर AIPGET एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और हम आज बात करेंगे कि किस तरह की दिनचर्या हमें रखनी चाहिए, अपनी तैयारी के लिए किस तरह से समय निकालना है, किस तरह से अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है और स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए हम अपनी दिनचर्या किस तरह की रखें। तो आज हम इस पर बात करेंगे। जब भी दिनचर्या की बात आती है तो हमें ये लगता है कि कुछ बहुत कठिन काम करने के लिए कहा जाता है। जब ऋतुचर्या की बात आती है, क्योंकि हम सभी आयुर्वेद के विद्यार्थी रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि बड़ा क्लिष्ट है ये सब। आज की डेट में कैसे डेली रूटीन या सीजनल रूटीन हम फॉलो कर सकते हैं, ये तो बड़ा कठिन है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा जाता है, कैसे उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ और मैं चाहूँगा कि इस सेशन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहें और दूसरों को भी इस सेशन को शेयर करें। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आज का ये सेशन आप लोगों के लिए लाभदायक हो, और अगर मेरे इस प्रयास से आपका ज़रा सा भी लाभ होता है तो मैं समझूँगा कि आज का जो सेशन है, आज की जो मेहनत है आपके साथ, वो सफल होगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि दिनचर्या में होना क्या चाहिए बेसिक एक छात्र के लिए, और विशेष रूप से उस छात्र के लिए जिसको अपने जीवन की, मैं कहूँगा आयुर्वेदिक छात्र के लिए, एक बहुत बड़ी परीक्षा जो ऑल इंडिया आयुर्वेद PG एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें सम्मिलित होना है। और आप ये जानते हैं कि उसमें सम्मिलित होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें सफल होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि संसार ऐसा है जहाँ सफलता का मूल्यांकन होता है, प्रयासों का मूल्यांकन नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा कम प्रयास कर पाए और आप उस सीमा रेखा के उस पार नहीं गए तो संसार आपका मूल्यांकन दूसरे रूप में करेगा। इसलिए आपकी मेहनत, आपकी दिनचर्या, आपकी डेली रूटीन ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका जो ये इस वर्ष का समय है वो सफलता में बदल सके। तो आयुर्वेद के 3 उपस्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इन्हीं पे बेस्ड है आज का ये सेशन कि हमें किस तरह से इन उपस्तंभों को अप्लाइड वे में समझ के इनका पालन करना है और जीवन में सफल होना है। तो जब दिनचर्या की बात करें हम, तो डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज और थॉट्स, है ना, जिसको हम कहते हैं आहार विहार। तो डाइट सबसे पहले, फिर निद्रा है, स्लीप, फिर एक्सरसाइज है, वो भी फिजिकल और मेंटल दोनों। और जो विचार हैं हमारे, थॉट्स, वो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। सफलता या असफलता के लिए या जीवन में कुछ करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता विचार की है, विल पावर की है। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही करेंगे और आप वैसा ही बन जाएंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल सत्य मान के चलिए कि आपके विचार आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपके विचार प्रगतिशील हैं तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर प्रगतिशील नहीं हैं तो आप फिर विफल हो जाएंगे जीवन में। हमारे धर्म ग्रंथों में, किस्सों में, कहानियों में हमेशा राइट कंडक्ट की बात की गई है, जिसको हम लोग सद्वृत कहते हैं। उस सद्वृत में, सद्वृत का तात्पर्य है कि सतानामृतम,
जो सज्जनों द्वारा जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, व्यवहार है, उसका पालन हमें करना। तो जब हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं तो वहाँ एक चौपाई है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नामहि माथा, कि भगवान राम जब सुबह उठते थे तो सबसे पहले क्या करते? पिता नहीं लिखा है, मातु पिता फिर गुरु नामहि माथा, क्योंकि माता पिता सामने हैं तो ठीक है, अगर आप हॉस्टल में हो, दूर हो, तो वहीं से प्रणाम कर सकते हैं। मैं आपको अगर एक लाइन में आज बताना चाहूँगा तो मैं, ये मेरा खुद का अनुभव है और आप लोग स्वयं भी समझदार हैं, जानते हैं कि माता पिता और गुरु के चरणों में पूरा ब्रह्मांड है, और एक बार जो उनका आशीर्वाद सिर्फ एक बार मिल जाए तो ब्रह्मा भी उसे नहीं काट सकते। तो सबसे पहला काम है प्रातः काल उठना है और अपने बड़ों को प्रणाम करना है। अगर आप घर में हैं इस समय, तो जो परिस्थिति है उसमें घर में ही होंगे, तो सबसे पहले माता और पिता का चरण स्पर्श करें सुबह उठते से ही। गुरु हैं जिनको प्रणाम कर सकते हैं, फ़ोन पर उनको प्रणाम कर लें, प्रत्यक्ष मिलें, जब मिलें तब प्रणाम करें, और ये कभी कटेगा नहीं। मैंने कहा ना कि ब्रह्मा भी नहीं काट सकते माता पिता के आशीर्वाद को। तो सबसे पहले तो प्रातः काल उठना है। प्रातः काल में भी कितना प्रातः काल? हमारे शास्त्रों में दिवाशयन वर्जित किया गया। तो दिवाशयन ये नहीं कि आप दिन में सो रहे हैं वही दिवाशयन है। दिवाशयन वो भी है, सूर्योदय के बाद जितने भी समय आप सोते रहते हैं वो सब दिवा स्वप्न में आता है। तो सबसे पहले प्रातः काल उठें। और लोग कहते भी हैं कि अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। एक विद्यार्थी के लिए सोने और जागने का समय बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो पहले तो ये करना, प्रणाम करना है, और सुबह सुबह ही हमें कुछ एक्सरसाइज भी करने होते हैं। देखिए, और स्वस्थ शरीर कैसे रहेगा? आप लोग आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी ही हूँ। तो जब आप डाइट सही लेंगे और जब आप नींद सही लेंगे, जब आप कुछ एक्सरसाइज, कुछ ऐसे व्यायाम करेंगे, क्योंकि अब उष्ण काल आ चुका है तो बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना है, तो यहाँ हमें पूरी तरह से योग और मेडिटेशन का सहारा लेना है। योग फिजिकल एक्सरसाइज के लिए और मेडिटेशन मेंटल एक्सरसाइज के लिए। किसी ने कहा है कि जब आप फिजिकल प्रॉब्लम में हैं तो आप मेंटल एक्सरसाइज ज़्यादा करिए, जब आप मेंटल प्रॉब्लम में हैं तो आप फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करिए। अब योग में भी क्या करना है? देखिए, यम नियम का पालन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कोशिश करना चाहिए करने के लिए। आसन पे चलते हैं। आसन में भी कौन से आसन करने हैं आपको? एक विद्यार्थी को आप जानते हैं लॉन्ग टर्म सिटिंग होती है। अभी तो 1-2 महीने आपकी परीक्षाओं में रह गए हैं, तो आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे भी कुर्सी पर बैठना पड़ता है। तो हमारे आसन जो हैं उसमें 3 कैटेगरी है उनकी। एक शरीर को दृढ़ बनाने वाले हैं, शरीर को रिलैक्स करने वाले हैं, और ध्यानात्मक आसन है। 3 कैटेगरीज हैं उनकी। तो आपको जो मैं रिकमेंड करने आज आया हूँ, एक तो भुजंगासन करना है आपको 3 से 5 बार, मिनिमम 3 से 5 बार सफिशियंट है। उससे आपकी बैकबोन को सपोर्ट मिलेगा, लचीलापन आएगा, आप थकेंगे नहीं लॉन्ग टर्म सिटिंग में। तो भुजंगासन आप नोट करें। फिर पश्चिमोत्तानासन करना है, क्योंकि भुजंगासन का अगर आपको काउंटर करना है तो पश्चिमोत्तानासन करिए आप। काउंटर आसन है उसका, हर आसन का विपरीत आसन होता है। और एक पवन मुक्तासन करना है आपको, क्योंकि लॉन्ग टर्म आप चेयर पे बैठते हैं, पेट भारी होता है, आहार पर भी ध्यान रखना है। तो अगर आप पवन मुक्तासन भी करते हैं तो आपका पेट लाइट रहेगा, इंडाइजेशन की समस्या नहीं आएगी और लॉन्ग टर्म आप बैठ पाएंगे, है ना। तो 3 तो आसन करने हैं। और अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 आवृत्ति, 2 आवृत्ति, 3 आवृत्ति, जितना संभव हो वो करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब आप करेंगे उससे नाड़ी शोधन होता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी जितने लोग लाइव मुझे देख रहे हैं और जितने लोग बाद में देखेंगे, आप सिर्फ 3 दिन, इवन 24 घंटे में ही आपको इसका रिस्पांस मिल जाता है। सिर्फ 3 दिन ये 3 आसन करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और फिर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए मिल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप 24 घंटे के अंदर योग और प्राणायाम का असर देख सकते हैं अपने शरीर में, और उसका आपकी परफॉर्मेंस पे नो डाउट डायरेक्टली उसका असर पड़ना है। तो 3 आसन करेंगे, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, और सब 3 से 5 बार आवृत्ति करेंगे। पवन मुक्तासन आप 15-15 बार कर सकते हैं, 20 बार, 30 बार कर सकते हैं। बहुत सरल है, आप सभी विद्यार्थी हैं, आपने किया होगा, 3rd ईयर में स्वस्थ वृत्त में आपका सब्जेक्ट रहा है, और यूट्यूब पर भी देख के किसी के निर्देशन में कर सकते हैं, और थोड़ा स्लोली करना है आपको। अच्छा,
थोड़ा बहुत अगर आप हैं ठंडी हवा में, लेकिन ये ध्यान रहे सूर्योदय के पहले आपको करना है। हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो चीज नहीं, तो सूर्योदय के पहले करने वाली ये काम है। अच्छा, सूर्योदय के पहले मैं बार बार जोर दे रहा हूं, ऐसा क्यों? क्योंकि निद्रा आपको प्रॉपर करनी है, एक नींद का प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। और जो रात 10 से अर्ली मॉर्निंग 2 बजे के बीच का टाइम है, वो नींद के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना गया है, रिसर्च में भी ऐसा आया। और आप लोग तो शास्त्र पढ़ते हैं, चरक संहिता में 21 चैप्टर में लिखा है, निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टिकार से बलाबलम विरस्ता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न चल। देखिए, ज्ञानम और अज्ञानम आया, बाकी चीज़ें तो आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन चूंकि अभी हम परीक्षा की दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो ज्ञान और अज्ञान की जो बात है यहाँ पर, जो आपकी मेमोरी पावर है, अब आप चाहे उसको मेलाटोनिन से कोरिलेट करिए या किसी और बात से करिए, लेकिन जो मेमोरी पावर है आपकी, जो इंटेलेक्ट, ब्रेन को जो रिलैक्सेशन मिलना है वो सोते समय ही मिलना है। उसके बाद भी सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है, लेकिन वो सोते समय ही चलेगा। तो नींद प्रॉपर हो, टाइम से हो। अब जिन विद्यार्थियों को रात में देर तक जागना साथ में हो गया है, उनका जैसे मैनेज हो रहा है मैनेज कर लीजिए। फिर भी एक्सरसाइज को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि जब आपका शरीर में आपके लचीलापन रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी, इलास्टिसिटी रहेगी आपके मसल्स में, आपके जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में, तो आप देर तक बैठ पाएंगे, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं आएगी। तो आप लॉन्ग पढ़ सकते हैं, क्योंकि लास्ट के 2 महीने आपके ऊपर पूरा सिलेबस रिवाइज करना है ना, और पूरा लोड है आपके ऊपर पढ़ने का, और मानसिक रूप से भी बहुत दबाव है। जब हम मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, अध्ययन कार्य ज़्यादा करते हैं, तो मानसिक रूप से दबाव हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ता है, और उस प्रेशर को जिसने वियर कर लिया वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो जाता है। पढ़ना उतना चुनौतीपूर्ण नहीं है, उस स्टेज को, उस स्थिति को फेस करना महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, संसार में कोई भी चुनौती है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, एक ही सलूशन है, वो है उसको फेस करना। अगर आप भागते हैं तो भी आप सफल नहीं होंगे, अगर आप उसको अच्छे से फेस नहीं करते तो भी सफल नहीं होते। अगर आपने उसको अच्छे से मुकाबला कर लिया तो विनर तो आपको ही बनना है। जो भाग जाएगा वो विनर कैसे बनेगा? जो मुकाबला करेगा वो विनर बनेगा। और वो सिर्फ चाहे पढ़ाई की चुनौती हो, उससे ही नहीं, जीवन में कोई भी चुनौती। एक सूत्र पढ़ा था, एक श्लोक पढ़ा था हमने 6वीं 7वीं क्लास में, कि संपदो महतामेव चापद वर्धते क्षीयतो चंद्र न तु तारा गणा क्वचित। मतलब बढ़ना और घटना चंद्रमा पर ही मिलता है। वर्धते क्षीयतो चंद्र न तो तारा गणा क्वचित। तारे न तो कभी बढ़ते हैं न कभी घटते हैं, जब चंद्रमा नहीं रहता है तभी वो दिखाई देते हैं, है ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि संपदो महतामेव चापद, जो संपत्ति है और जो विपत्ति है वो हमेशा महान लोगों पर पड़ती है। संपत्ति भी उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष करते हैं, और विपत्ति भी उन्हीं को करना है। तो जब आप उसको पार कर जाएंगे तभी आपको आपका गोल मिलना है। और जितना ज़्यादा मेहनत करना, जितना बड़ा लक्ष्य बनाएंगे, उतनी ज़्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सूत्र आप ध्यान रखें कि कभी आपके ऊपर कोई आपत्ति पड़ जाए, कोई विपत्ति पड़ जाए, तो आप समझिए कि आपकी महानता का अवसर शुरू हो गया है, उससे भागना नहीं है आपको। तो संपदो महतामेव चापद वर्धते क्षीयते चंद्र न तु तारा गणा क्वचित, इसका ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज, एवरी कमबैक इज अ सेटबैक। संकट सफलता की नींव है ना। तो कहीं भी आपको सेटबैक मिल रहा है तो आप उसको कमबैक ही समझिए, ठीक है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। तो निद्रा हो गई, प्रातःकाल उठना हो गया। अब बात आ रही स्नान की। अब गर्मी का मौसम आ गया, 2 बार स्नान करना है, और वो भी अगर आप सूर्योदय के पहले कर पाएं और सूर्यास्त के बाद तो बहुत अच्छी बात है। सुबह का सूर्योदय के पहले कर लें, उसके बाद। जब स्नान की बात करते हैं, मेध्यम पवित्रम आयुष्यम, ये स्नान के गुण लिखे हैं चरक संहिता सूत्र स्थान 5वें अध्याय। आपने सब पढ़ा है, उसको अपने दिनचर्या में उतारना है, क्योंकि हमें सफलता चाहिए और अच्छे लेवल की सफलता चाहिए, है ना। केवल लाइन को पार करके उस पार नहीं जाना है, स्थान स्थापित करना। तो शास्त्र में लिखा है, सुखवद भाषणम कुर्यात, तोते की तरह बोलना है। कितना बोलना है? थोड़ा बोलना है, मीठा बोलना है और लॉजिकल बोलना है। तोता ज़्यादा नहीं बोलता, जितना उसको सिखाया जाता है उतना ही बोलता है। बकवत ध्यानम आचरित, आपका कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए? बगुले का। बगुले का ही क्यों एग्जाम्पल दिया आचार्य ने? बगुले का इसलिए दिया
कि बगुले के अंदर ये क्वालिटी होती है, एक पाँव में वो फ्लोइंग वाटर में खड़ा रहता है और बहती हुई मछली को पकड़ लेता है। इतना कंसंट्रेट होना चाहिए एक पाँव पे खड़े होकर। तो बकवत ध्यानम आचरित अजवत चर्वणम कुर्यात, जब भोजन करें तो चबा चबा के करें। जब चबा चबा के करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम को उस पर कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपका वेट नहीं बढ़ेगा, सेंट्रल ओबेसिटी नहीं आएगी। गजवत स्नानम आचरित, जब नहाएं तो खूब अच्छे से नहाएं, खाना पूर्ति ना करें। स्नान अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कला है ना। लेकिन एक विद्यार्थी को ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाना चाहिए, फिर भी साफ सफाई का ध्यान रखना है। उससे आपकी फिजिकल और मेंटल हाइजीन मेंटेन रहती है। और अगर आप थोड़े से आस्था रखते हैं, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं तो जरूर करें। इसलिए ना करें कि आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी, परीक्षा में सफलता मिलेगी। इसलिए करें कि जब हम इस तरह का कुछ करते हैं तो हमारे अंदर का जो ईगो है वो डाउन होता है। जो राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति है हमारी वो डाउन होती है और सात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। और आप लोग तो आयुर्वेद के विद्यार्थी, आप जानते हैं कि सप्तगुण बढ़ता है तो मेमोरी पावर बढ़ती है, सारी अच्छाइयाँ बढ़ती हैं आदमी के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको वो भी करना है। फिर क्या करना है आपको, डाइट पे आपके आना है। डाइट आपकी मौसम के अनुसार सुपाच्य होनी चाहिए, लघु होनी चाहिए और उसमें थोड़ा सा फ्रूट्स हों और फ्लूइड ज़्यादा होना चाहिए। छाछ है उसको पी सकते हैं, पानी पीना है। और अभी थोड़ा जिस तरह की आपके यहाँ वातावरण हो, मौसम हो, तो अगर गुनगुना पानी भी एक आध बार प्रयोग कर सके, 2 बार प्रयोग कर सके वो भी करें। बहुत ठंडा पानी ना पिएं। नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं आप जब पढ़ें तो टेबल पर नींबू पानी रखें और हर 45 मिनट के बाद, क्योंकि ऐसा रिसर्च आया है कि कंसंट्रेट होकर आप सिर्फ 45 मिनट ही ध्यान करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका ध्यान उचटता है तो उसमें थोड़ा सा नींबू और सिंपल पानी, नमक भी ना मिलाएं, 1 घूंट 2 घूंट अगर आप लेते हैं आप रिफ्रेश हो जाएंगे। और कभी थकना नहीं है। अगर आप चरक संहिता से थक गए तो आप सुश्रुत संहिता में आराम करिए, पढ़िए। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से रेस्ट का टाइम निकालना है, नो। जो शेड्यूल है, जैसा मैंने पिछले अपने लाइव सेशन में कहा था कि आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, तो आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। और 45 मिनट 1 घंटा उसको आप अपने हिसाब से, अपनी कैलिबर के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि कितनी आपकी क्षमता है एक बार में कंसंट्रेट होकर बैठने की। लेकिन ऐसा रिसर्च में आया है कि 45 मिनट के बाद ध्यान उचट जाता है। और जब ध्यान उचट जाए तो लिखने का अभ्यास करें, याद करना छोड़ के लिखना शुरू कर दें, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, आपको लॉन्ग टर्म सिटिंग नहीं करनी है कि एक बार ही बैठे 5 घंटे, ऐसा नहीं करना है आपको। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वहीं खड़े हो जाइए कमरे में, 2-4 कदम चल लीजिए, उसके बाद वापस बैठ जाइए, है ना। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। तो लाइट और बैलेंस डाइट का प्रयोग करना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, प्रातः काल उठना है। सबसे पहले माता पिता का चरण स्पर्श करना है, जैसा मैंने पूर्व में कहा, क्योंकि वहाँ से आपकी उन्नति और आपके कल्याण के पूरे मार्ग खुल जाते हैं। उनका वो सुबह का, और कब जाएंगे, जब माता पिता उठे हुए ना हो, यानी आपको उनसे पहले उठना है। विद्यार्थी को हमेशा अपने माता पिता और अपने गुरु के पहले बिस्तर छोड़ना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में भी लिखा है। अध्ययन संप्रदानी अध्याय में, सुश्रुत में लिखा है। शिप्सोपनयी, जो शिप्सोपनयनी अध्याय है उसमें लिखा हुआ है, अष्टांग हृदय में लिखा हुआ है, चरक विमान 8 में लिखा हुआ है कि एक शिष्य को वहाँ पे लिखा है उन्होंने कि भर्तृवच्च, अग्निवच्च, देववच्च, ऐसे पितृवच्च गुरु का ध्यान रखना है एक विद्यार्थी को। तो ये सब चीज़ें जो शास्त्र में, आयुर्वेद को केवल इसलिए मत पढ़िए कि आपको इसमें करियर बनाना है, आपको इसमें जॉब करनी है, आपको कुछ और करना है। आयुर्वेद को इसलिए पढ़िए कि आपको इसको जीवन में उतारना है। बहुत ही अप्लाइड साइंस है, ये केवल मेडिकल साइंस बस नहीं है, ये अद्भुत शास्त्र है अपने आप में। और जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि ये अपौरुषेय है, मनुष्यकृत नहीं है ना। और फ्रूट्स का यूज करना है तो फ्रूट्स भी, साइट्रस फ्रूट्स आप यूज करें, पानी वाले जो होते हैं उनका भी यूज करें, खीरा वगैरह लो। उससे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहेगा, पानी मेंटेन रहेगा शरीर में, तो आपके अंदर तनाव नहीं आएगा, आपकी मेमोरी पर आप थकेंगे नहीं जल्दी। आपकी जो डाइट हो उसको ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, हल्का कुछ और डिनर, इनमें डिवाइड करके लें आप, है ना। एक बार में ही ज़्यादा भोजन ना करें। अभी 2 महीने आपको थोड़ा सा त्याग करना है, थोड़े दुबले हो जाए चलेगा, उससे कोई समस्या नहीं है ना। तला भुना और गरिष्ठ भोजन पूरी तरह से अवॉइड करें। हाँ, किसी दिन मन हो जाए, हफ्ते में 1 आध बार ले सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप तला भुना और फ्राइड और तेल में तला हुआ और ऐसा कुछ यूज करेंगे तो एक तो उसमें गर्मी लगेगी आपको, और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम पे आपके लोड पड़ेगा। और आप लोग तो विद्यार्थी हैं, आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रखी है कि जब आप आहार लेते हैं तो जो ब्रेन को 20% ब्लड सप्लाई है, 35% आपके जीआईटी में हो जाती है।
तो इसलिए आहार ऐसा हो कि आपका काम चल जाए, आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न ना हो। दाल में मूंग की दाल का प्रयोग करें, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मूंग जो है रेगुलर यूज कर सकते हैं, लघु आहार है। और रात्रि का भोजन 8 बजे के पहले करने का प्रयास करना है, शाम को 8 बजे या दिन ढलने के पहले कर लें तो और अच्छी बात है। फिर सोते समय 1 आध गिलास दूध लेने और कुछ रसायन औषधियों का प्रयोग करना है। जैसे शतावरी सबसे अच्छी एंटी स्ट्रेस मेडिसिन और सर्वधातु पोषक भी है, रस धातु से लेके पूरी धातुओं का पोषण हो जाता है शतावरी से। मेद्य भी है, पित्त को भी कम करती है ना। तो शतावरी में एक कल्प आता है, शतावरी कल्प, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। तो जब भी दूध पिएं सुबह नाश्ते के बाद, गुनगुना दूध रहे, वो गर्म नहीं लेना है, या आप इलायची मिला हुआ दूध भी ले सकते हैं, लेकिन गुनगुना ही लेना है। अभी ठंडे के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। तो शतावरी कल्प डाल के आप ले, कभी आपको नाश्ता करने का टाइम ना मिले और 1 गिलास दूध में 2-3 चम्मच शतावरी कल्प डाल के आप पी जाइए, कोई समस्या नहीं होगी, आपका काम पूरा हो जाएगा उससे। ब्रेकफास्ट का सब्स्टिट्यूट हो सकता है किसी किसी दिन, है ना। और नाश्ते में दलिया वगैरह बना के ले सकते हैं, कभी दूध दलिया ले सकते हैं, कभी नमकीन दलिया ले सकते हैं। तो इस तरह का सात्विक अन्न लेना है आपको, है ना। और जैसा मैंने कहा कि आपको शतावरी कल्प लेना है, उसका ध्यान रखना है। और डाइट और स्लीप और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेली रूटीन में आएगा और इसका सही पालन ही आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है, यहाँ पर आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दबाव आता है, आपका कभी डाइजेशन बिगड़ सकता है, कभी आपको बुखार आ सकता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। करियर को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जैसा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना। तो ये आपको ध्यान रखना। तो आज के सेशन में जो हमने अभी तक बात की उसमें यही था कि हमारी डाइट कैसी हो, हमारी स्लीप कैसी हो, हमारी एक्सरसाइज कैसी हो, फिजिकल और मेंटल। अच्छा, मेडिटेशन की बात मैंने की थी, तो अब आपको लगेगा ये तो बड़ी कठिन प्रक्रिया आप बता रहे हैं, मेडिटेशन करना, योग करना। तो मेडिटेशन में क्या करना है आपको? अपना ध्यान एकाग्र करने का प्रयास करना। वैसे तो वृक्षासन कर सकते हैं आप, उसमें भी ध्यान बढ़ता है, त्राटक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप सिंपल एक काम करिए आप कमरे में बैठकर जिस इंस्टीट्यूट से आपको पीजी करनी है, जिस इंस्टीट्यूट में आपको जाना है, आंखें बंद करके उसी का ध्यान करिए रोज 2 मिनट करिए, 4 मिनट करिए, 5 मिनट, आंखें खोल के भी कर सकते हैं। वही इंस्टीट्यूट आपको दिखना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में पीजी करना चाहते हैं वो डिपार्टमेंट दिखना चाहिए आपको। करके देखिए, 2-4 दिन करेंगे आपको अच्छा लगने लगेगा। और दिनचर्या का जीवन में बहुत महत्व है। आपका स्वास्थ्य जीवन की सबसे अमूल्य संपत्ति है, उसका ध्यान रखना है। और मैंने जैसे पिछली बार कहा था कि हमारी डेस्टिनी प्री डिसाइडेड है, तो प्री डिसाइडेड है तो जितना हो सके उतना एफर्ट करना है ये जानने के लिए क्या डिसाइडेड था। बैठ नहीं जाना है कि हमारे भाग्य में होगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। ऐसा जो अकर्मण्य लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे भाग्य में होगा तो ऐसा। अगर आपके किचन में खाना बना हुआ रखा है, आप कहेंगे कि हमारे भाग्य में होगा, तो थाली अपने आप हमारे सामने आ जाएगी। उसको लेने के लिए, उसको पकाने के लिए आपको जाना तो पड़ेगा किचन में। तो वो कर्म करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था पिछले सेशन में कि आपका दुर्बल पुरुषार्थ आपके प्रबल दैव को कम कर देगा, भाग्य को कम कर देगा, और आपका प्रबल पुरुषार्थ आपके दुर्बल भाग्य को भी बदल देगा। मेहनत में, कर्मठता में वो शक्ति है जो कुछ भी बदल सकता है। तो आज आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इतना ही कहूँगा, प्रातःकाल उठें, माता पिता का सबसे पहले चरण स्पर्श करें, गुरु कहीं हैं उनको प्रणाम करें, फ़ोन पर ही आशीर्वाद ले लें। और मैं आपको बता दूं, पूरी ज़िंदगी में ये बात आप नोट करके रखेंगे, क्योंकि मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ वो अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, मैं कहीं किताब से पढ़ के नहीं आया। जब आप जीवन में आप जब भी लड़खड़ाएंगे, जब भी परेशान होंगे, तो आपके लिए 2 जगहें सबसे ज़्यादा सुरक्षित होंगी। एक तो आपके माता पिता, दूसरे आपके टीचर्स, आपके गुरु, जो किसी भी परिस्थिति में आपको संभालेंगे। इतनी सुरक्षित जगह है। हो सकता है भगवान को स्वयं नहीं आना होगा, मैंने भगवान देखा नहीं है, लेकिन मैंने भगवान का अंश अपने माता पिता और अपने गुरुजनों में देखा है। और उनकी कृपा से, उनकी सलाह से, उनके आशीर्वाद से निरंतर प्रगति के पथ पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जीवन में चुनौतियां नहीं आई हैं या नहीं आती हैं, 24 घंटे हैं, लेकिन जब गुरु और माता पिता का आशीर्वाद होता है तो बड़ा सा बड़ा कष्ट, बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी हो जाती है। तो इसलिए विनम्र बने और अपने विचार, मैंने कहा ना, थॉट्स बहुत बड़ी चीज़ है।
मनुष्य जैसा सोचता है, किसी विद्वान ने कहा है, जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है और वैसा ही बन जाता है। और हमेशा एक चीज़ का विचार करिए कि अगर संसार का हर व्यक्ति हमारे जैसा हो जाए तो ये संसार कैसा होगा। मतलब हर व्यक्ति को अपने से सोचना है। ऐसा सोच के देखिए, अगर आप अच्छे बनेंगे पूरा संसार अच्छा बनेगा, आप बुरे बनेंगे पूरा संसार बुरा होगा, तो संसार बुराइयों का संसार हो जाएगा, बुरे लोगों का संसार हो जाएगा। तो आप लोगों से मेरी यही विनम्र प्रार्थना है, यही विनम्र अनुरोध है कि खूब पढ़ें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सात्विक आहार लें, समय से सोएं, समय से उठें, अपना टाइम टेबल बनाकर, टाइम शेड्यूल बनाकर पढ़ें, है ना। तो जितना हो सके उतना मेहनत करें और जीवन में श्रेष्ठतम प्राप्त करने का प्रयास करें। विवेकानंद जी ने कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोध। जब तक श्रेष्ठ न मिल जाए तब तक रुकना ही नहीं है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर जाना है, इतनी जल्दी रुक नहीं जाना। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, पूरी मेहनत करने के बाद, सत प्रयास करने के बाद हो सकता है आपको कागजी सफलता ना मिले, तो ये जान लीजिए जीवन में आप असफल नहीं माने जाएंगे। किसी ने कहा है कि अगर सफल हो जाओगे तो सारी चीज़ें तुम्हारी होंगी और असफल हो जाओगे तो अपने अनुभव दूसरों को बताओगे। तो इसलिए कभी निराश नहीं होना। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, पहले तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जितने एप्लीकेंट्स होते हैं उतनी सीट्स नहीं होती, उतने स्थान नहीं होते हैं। आपको अपना स्थान खुद सुनिश्चित करना पड़ेगा। और वो व्यक्ति, वो छात्र जो वहाँ पर सेलेक्ट होने की जिसकी मेहनत है, जिसका पुरुषार्थ है, जिसकी तपस्या है, आपको उसके बराबर या उससे आगे करनी पड़ेगी, तब आपका स्थान सुरक्षित होगा। इस चीज़ को मान के चलिए आप कि यहाँ पर आपके टैलेंट, आपकी मेहनत, आपका समर्पण, आपकी लगन कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि शॉर्टकट से आपको मिल जाए, कम मेहनत से मिल जाए, ऐसा नहीं। और दूसरा, पिछले सेशन में एक बात मैं नहीं कह पाया था कि आपको अपनी तैयारी इस तरह से रखनी है AIPGET में कि जो सरल प्रश्न है उनको गलत नहीं करना है, अभी से उसका अभ्यास करना शुरू कर देना है। कठिन तो सबके लिए ही कठिन होता है, लेकिन अगर आप सरल सवाल अगर गलत कर देंगे तो फिर आप खतरे के निशान के नीचे चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, सिलेक्शन केवल कठिन सवाल हल करने से नहीं होता है, सिलेक्शन सरल सवाल को बचाने से भी होता है कि वो हमारा गलत ना हो, क्योंकि आपका जो कंपटीटर है, जो अच्छा बच्चा है, जो अच्छा स्टूडेंट है, जो पढ़ रहा है, उसने उसको सही कर रखा है। तो अपनी रूटीन अच्छी रखें, अपना टाइम टेबल बनाएं, बड़ों का आदर करें, अपनी मानसिकता सही रखें। हमारे गुरुजी ने एक बार कहा कि मन स्थिति सही रखिए, परिस्थिति अपने आप सही हो जाएगी। तो मन स्थिति सही रखनी है, थॉट सही रखने हैं। आपको वो इंस्टीट्यूट, वो डिपार्टमेंट दिखना चाहिए जहाँ आपको जाके PG करनी है, और किसी के बस में नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक ले। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है किसी कारणवश आप सफल ना हो पाए, तो निराश नहीं होना, आगे के लिए प्रयास करना है। हर असफलता में एक बहुत बड़ी सफलता है, जैसा मैंने पिछले लाइव सेशन में कहा था। वो आपको भविष्य में पता चलेगा, कभी साल 2 साल में ही पता चल जाता है, नहीं तो 10-15 साल लगते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर योग्यता है, आपने तपस्या की है, आपने सत्प्रयास किया है, तो आपका रास्ता रोकने की हैसियत किसी में नहीं है। इसलिए आयुर्वेद विद्यार्थी होने के नाते मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें और जीवन में सफल हों। जय हिंद, जय आयुर्वेद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।